बिग मार्केट वॉइसेस में बात करने के लिए दिया चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़े हैं, उनसे बात होगी। मीनवाइल एक बार कुछ ही देर में इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस भी दिखाना शुरू करेंगे हम। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। देवेन जी, मार्केट में क्या हो रहा है इस समय? एक काफ़ी टायरिंग मार्केट, ना ऊपर जाने को तैयार ना नीचे गिरने को तैयार। ऐसे कब तक आपको लग रहा है कि इस रेंज में ही हमें मार्केट को इसी रेंज में देखना होगा? या अनुज, गुड आफ्टरनून। निफ्टी 50 या सेंसेक्स के स्टॉक्स को देखे तो डेफिनेटली आई थिंक यू आर राइट कि यहाँ पे आई थिंक कोई तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं बन रही है। डिस्पाइट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट इन द लास्ट क्वार्टर, यहाँ पे मूवमेंट नहीं बन रही है। Probably one of the reason could be that I think larger part of the focus is shifted to mid cap and small cap stocks, including some of the funds who are stuck with earlier stock, जिन्होंने उन IPO के माध्यम से भी लिए थे, वो भी अपने स्टॉक्स को फंड में से ऑफलोड करके अलग कंपनीज के अंदर जा रहे हैं। So practically the neglect is happening as far as I think the frontline stocks are concerned. FPI at the same time from the beginning itself, I think they have not been participating enough. The local AMCs are also not immediately participating to the frontline stocks. तो ज्यादातर एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा हम देख रहे हैं। जो ट्रेडर्स भी मार्केट के अंदर थोड़े बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर आल्सो शिफ्टेड टू द मिड कैप स्मॉल कैप लार्जली एज वी सी इट ऑन द ट्रेडिंग डेस्क, लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो कैश सिस्टम्स के अंदर उनको जो अपने एल्गोरिदम सेट करने का भी इनका करेक्ट एल्गोरिदम सेट नहीं कर पाए, तो शायद वहां पे वो लोग अभी प्ले नहीं कर रहे हैं। आई थिंक द प्ले इज नाउ हैपनिंग इनटू द मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स इन द मार्केट. So that it could be one of the reason for which the sideways frustrating movement for the large cap stocks, despite of अच्छे नतीजे के बावजूद भी I think this particular counters के अंदर काफी मूवमेंट कम और रिस्ट्रिक्टेड है। देवेन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। शार्पनेस, एग्रेशन मेटल्स की एक बार फिर से विजिबल है। आपका सेंस क्या कहता है एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर, दोनों मेटल्स पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए? और जब मैं मेटल्स का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं उसमें प्रीशियस मेटल्स का भी इंक्लूड कर रहा हूँ, गोल्ड को भी। आई मीन गोल्ड अगर आप जून के लोस को देखें, ऑलमोस्ट 1.40 से लगभग 1.55 की ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। So, good afternoon, Virendra. Structurally, we are very positive about metal ferrous as well as non-ferrous. और हमें लगता है कि ये एक जो दौर है वो दौर काफी लंबा चल सकता है। इन बिटवीन फ्लक्चुएशंस मेटल कमोडिटी है तो शायद उसके अंदर आ सकते हैं, बट अदरवाइज 3 से 5 साल का दौर हमें मेटल कमोडिटीज के अंदर दिख रहा है। ज्यादातर सिचुएशन के अंदर जो कन्विक्शन है उसके अंदर डिमांड सिनेरियो रिमेन्स एब्सोल्युटली स्ट्रांग एंड बॉयंट। दूसरी तरफ जो मेटल कमोडिटीज के अंदर ज्यादा प्रभाव रहता है एनर्जी कॉस्ट का, तो many of the metal commodity companies are now having a portion of their requirement of energy coming from renewable segment, and we believe a blended cost of energy is now structurally coming down for some of these companies because they are captive power users. तो मैं शायद ऐसा समझते हैं कि मेटल के लिए दोनों तरफ से फायदा है। एक तरफ आपको डिमांड सिनेरियो अपबीट मिल रहा है and as a result of which prices are also remaining relatively firm, और दूसरी तरफ जो कमोडिटी के एनर्जी कॉस्ट के दाम कम होने के कारण मार्जिन के अंदर इम्पैक्ट पॉजिटिव में दिख रही है। सो ओवरऑल आई थिंक वी रिमेन बुलिश अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड फॉर फेरस एंड नॉन फेरस दोनों मेटल के लिए। देवेन जी गुड आफ्टरनून। आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की और 2 स्टॉक्स आज वायदा का गेनर्स में शुमार है, एक आइनॉक्स विंड और सुज़लॉन, और बहुत दिनों बाद यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो विंड एनर्जी और ये पूरा स्पेस आपको कैसा नजर आ रहा है? शायद 3 साल के लिए शायद ऑर्डर बुक पोजीशन की कंफर्ट मिल रही है यहाँ पे, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट गिना जाना चाहिए कि जब भी आपको इतनी लंबी ऑर्डर बुक पोजीशन की कंफर्मेशन मिलती है तो शायद आई थिंक द डाउनसाइड रिस्क इन बोथ द स्टॉक्स व्हिच यू हैव मेंशन्ड रिमेन्स प्रोटेक्टेड। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। Second thing, company like Suzlon systematically is moving into value chain. They are also moving further into solar. They are also moving further into the EPC segment and importantly energy storage segment के अंदर। तो शायद एक वैल्यू प्रोपोजिशन यहाँ पे बनते दिख रहा है कंपनीज के अंदर। वी बिलीव कि ये वैल्यू प्रोपोजिशन जो 3 साल का व्यू रख के जो इन्वेस्टर चलते हैं
उनके लिए काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। तो शायद दैट इज द रीजन फॉर विच आई थिंक वी आर बुलिश एंड कन्विंस अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। मार्केट ने आज थोड़ा डेफिनेटली आई थिंक एक पॉजिटिव व्यू दिया, बिकॉज आइनॉक्स विंड के अंदर टू ए ग्रेटर एक्सटेंट दे हैव बीन सक्सेसफुल। ज्यादातर उन्होंने एक आई थिंक अच्छे तरह से एक नया फंड रेज प्रोग्राम सेट किया था। दे हैव बीन सक्सेसफुल इन रेजिंग मनी। और दूसरी तरफ सुदलोन का भी सिमिलर सिचुएशन के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हम देख रहे हैं। तो वी लाइक बोथ दिस कंपनी फ्रॉम एटलीस्ट 3 ईयर व्यू पॉइंट फ्रॉम नाउ, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखे तो। मीनवाइल निफ्टी का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस आज काफ़ी विचित्र है, 24,249 पर है। ये एक्चुअली जिस लेवल पर है वो टेक्निकली डे लो का है, लेकिन ऑप्शन प्राइस ने मूव करना बंद कर दिया है, उसके ऊपर ना रिएक्ट करना बंद कर दिया है। लकीली एक्सपायरी भी नहीं है आज तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक क्लियरली एक फ़र्क है इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस और 24,347 में। ध्यान रखिएगा आजकल लोग सिंथेटिक फ्यूचर भी देखते हैं, उसके ऊपर भी ट्रेड लेते हैं, सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगेगा, है ना। तो धीरे कर रहे हैं लोग अपने स्ट्रेटजीज को 100% धीरे धीरे ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। खैर देवेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था बैंकों को लेकर। ये HDFC बैंक 5 साल के लो पर आ चुका है, ऐसा क्या तंग कर रहा है इतने बड़े प्राइवेट बैंक को, और क्या भी होगा आपका? तो अनुज, आई थिंक डाउनसाइड रिस्क डेफिनेटली कम रहेगा, क्योंकि आई थिंक ये स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 5 सालों के अंदर। सो कंपनी के नतीजे या अर्निंग्स के अंदर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आई थिंक इंडिविजुअली स्टॉक प्राइसेस आर नॉट फंक्शनिंग, सो वैल्यूएशन वाइज डाउनसाइड इज लिमिटेड इन माय व्यू पॉइंट। अगर इस स्टॉक को आगे बढ़ना है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक गेम जो प्लॉट वो लोग लॉस कर चुके हैं उनके ऊपर उसको कवर करना है। ये गेम जो बैंक की जो गेम है वो खाली AUM की गेम नहीं है। इसके ऊपर आप कैसे सक्सेसफुल ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, लोन डिसबर्स कर सकते हो कॉस्ट कम रख के, और एट द सेम टाइम स्टेडीली AUM ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हो, उसके लिए आपके पास फिनटेक होना बहुत जरूरी है। हम काफी समय से इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि सम ऑफ द लार्जर बैंक्स लाइक HDFC they have missed out big time onto the fintech platform. इनफैक्ट आप SBI की भी जो लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग कॉल की कमेंट्री सुने तो उन्होंने भी बताया है कि दे हैव मिस्ड आउट बिग टाइम इन एडॉप्टिंग टू दी फ्रंट एंड पेमेंट सिस्टम्स लाइक गूगल पे और फोन पे। तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इंडियन बैंक्स को एक थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा। आई थिंक समवेयर वी गेट मोर कन्विक्शन इज बजाज फाइनेंस। ये कंपनी ना बैंक है, फिर भी आई थिंक सिस्टमेटिकली लार्ज NBFC। उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से अपने फ्रंट एंड के अंदर AI का समावेश किया है, एंड आई थिंक दे आर रनिंग द बुक एट अ फास्टर पेस कंपेयर टू मेनी ऑफ द बैंक्स। मेनी इंडियन बैंक के अंदर इंक्लूडिंग HDFC उनको ये चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना ज्यादा जरूरी बनता है, ऐसा मैं समझता हूँ। इफ दे डू दैट देन आई थिंक दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आई थिंक करंट लेवल्स डेफिनेटली इंडिकेट कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, इफ दे आर सक्सेसफुल इंटीग्रेटिंग विद द फिनटेक। देवेंद्र जी, आप डिफेंस में क्या पसंद कर रहे हैं इस वक्त, या फिर क्या चीज कर रहे हैं? तो ओवरऑल डिफेंस को बाइफरकेट कर लेते हैं। आई थिंक दी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को एक तरफ रखते हैं, मिड टियर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इंक्लूडिंग EMS सेगमेंट के अंदर जो कंपनियां ऑपरेट कर रही है उनको रखते हैं, एंड ऑन द फ्रंट एंड एक्सप्लोसिव कंपनीज लाइक आई थिंक सोलार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी को रखते हैं, कि विच इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिट ऑल टुगेदर। एक तरफ डिफेंस का पोर्टफोलियो उनके पास, उसके साथ में उन्होंने स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया है इन सम ऑफ द कंपनीज जहाँ पे उनको सिस्टमेटिकली एक वैल्यू प्रोपोजिशन भी बढ़ रही है, एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होने के साथ में दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू सप्लाई देयर एक्सक्लूसिव इनटू देम। तो ये कंपनी हम एक अलग तरीके से देख रहे हैं। दूसरी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनके अंदर हम एक अलग तरीके से देख रहे हैं कि जहाँ पे कंपनियां खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सप्लाई करती है, एंड जो कंपनियां साथ में एक्सपोर्ट भी करती है उनके अंदर हमें ज्यादा एक इम्पोर्टेंस दिखता है, बिकॉज एक्सपोर्ट का कारोबार डिफेंस के अंदर बढ़ते आ रहा है। तो दोज कंपनीज आर ग्रोइंग बिटवीन 15 to 20% एज अगेंस्ट प्योर प्ले गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ अराउंड 10 to 12%। और उसके सामने आई थिंक द लार्ज फुटप्रिंट कंपनीज लाइक सोलार they grow in the vicinity of 95% growth in the last quarter of course, but उसको even out भी कर देते तो around 35-40% का growth over a 3-year period with the kind of order book that they have, we are seeing it. So we like such kind of companies के जो
एक्सेप्शनली हाई लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर अपना कारोबार करती है। ओके, चलिए प्री वर्सेस देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक काम करते हैं, आप